चलिए दोस्तों, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 से। ओके, ये फोर्थ क्लास है आई थिंक लिक्विड की। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ ड्रॉप ऑफ लिक्विड। ओके, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द एक्सेस ऑफ प्रेशर। यार ये एक्सेस ऑफ प्रेशर का मतलब क्या है? एक्सेस ऑफ प्रेशर का मतलब होता है, एक्सेस का मतलब होता है अतिरिक्त। एक्सेस का मतलब अतिरिक्त है ना, कुछ मतलब एक नेचुरल से कुछ ज़्यादा थोड़ा सा अलग प्रेशर होता है, उसको हम बोलते हैं अतिरिक्त प्रेशर इनसाइड और ड्रॉप ऑफ लिक्विड। तो बच्चों जनरली जो अगर ग्रेविटी के असर को आप नकार दें तो जो ड्रॉप ऑफ लिक्विड होती है, छोटी ड्रॉप जो होती है, छोटी ड्रॉप, बड़ी ड्रॉप जो होती है लिक्विड की, जो बड़ी बूंद होती है जो पोलियो ड्रॉप से गिरती है, वो ऐसी हुआ करती है। बट अगर आप किसी स्प्रिंकलर से या स्प्रेयर से या डिओड्रेंट में से पानी की ड्रॉप या कोई भी लिक्विड ड्रॉप फुरफुराएंगे तो वो कैसी होगी? गोल गोल। कैसी होगी वो? गोल। वो छोटे छोटे ड्रॉप्स जो होते हैं ना वो स्फेरिकल होते हैं। आ गया समझ में? तो स्फेरिकल होते हैं। ए लिक्विड ड्रॉप इज स्फेरिकल इन शेप। भाई बिल्कुल सही बात है। एंड इट्स आउटर सरफेस इज कॉन्वेक्स। वो सटक से स्प्रे करो सर, हाँ, तो पार्टिकल्स उड़ते रहते हैं। हाँ वही, या डिओड्रेंट से निकलते हैं जो पार्टिकल, वो स्फेरिकल होते हैं। क्योंकि लाइट वेट रहते तो ग्रेविटी हाँ, जल्दी वो नहीं कर बिल्कुल सही, ठीक है ना। इट्स आउटर सरफेस इज कॉन्वेक्स, और इसकी जो आउटर सरफेस होती है वो कैसी होती है? कॉन्वेक्स। बाहर निकली हुई, ऑब्वियसली कॉन्वेक्स ही तो होगी। Therefore, due to surface tension, a net inward force act on every molecule situated on the surface of pressure। तो आपको पता है कि जो सरफेस टेंशन होता है वो हमेशा अंदर वाला मॉलिक्यूल लगाया करता है, अंदर की तरफ। बाहर तो कोई है नहीं, तो लिक्विड कहाँ? अंदर की तरफ खिंचाव लगेगा। समझ गया ना? ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। Therefore, due to surface tension, a net inward force act on every molecule situated on the surface of the drop। जो सरफेस पे हर मॉलिक्यूल है उस पे एक नेट इनवर्ड फोर्स लगेगा। इनवर्ड मतलब अंदर की तरफ, इनवर्ड मतलब अंदर की तरफ। एट द रिजल्ट द प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप इज मोर देन आउटसाइड। इसलिए जो अंदर का प्रेशर होता है, ड्रॉप के अंदर का प्रेशर वो ज़्यादा होता है क्योंकि फोर्स ज़्यादा है। समझ गया ना? और बाहर का प्रेशर कम होता है। बाहर का प्रेशर कम है और अंदर का प्रेशर ज़्यादा है। लेट द रेडियस ऑफ द ड्रॉप बी कैपिटल आर एंड द एक्सेस प्रेशर इनसाइड इट बी पी। ड्यू टू दिस एक्सेस ऑफ प्रेशर एन आउटवर्ड फोर्स एक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द ड्रॉप। लेट द रेडियस ऑफ द ड्रॉप बी इस कैपिटल आर। मान लीजिए ड्रॉप की रेडियस आर है एंड द एक्सेस प्रेशर इनसाइड इट बी पी, और इसके अंदर जो है अंदरूनी प्रेशर जो है P है। ड्यू टू दिस एक्सेस ऑफ प्रेशर एन आउटवर्ड फोर्स एक्ट ऑन द सरफेस ऑफ ड्रॉप। इस ज़्यादा प्रेशर के कारण बाहर की तरफ एक फोर्स काम करता है। आपको पता होगा जब भी प्रेशर डिफरेंस होता है, मैंने बताया था प्रेशर डिफरेंस तो जो नेचुरली बात है, हवा लो प्रेशर टू हाई प्रेशर, मतलब जो भी दुनिया की चीज़ है वो लो से हाई की तरफ उसका एक नेचुरल फ्लो बनता है। बनता है कि नहीं बनता? बनता है ना। तो यहाँ पे अंदर का प्रेशर ज़्यादा है, बाहर का प्रेशर कम है, तो पानी पर एक बाहर की तरफ फोर्स काम करेगा। समझ गए ना? वो लो टू हाई प्रेशर, सॉरी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की दिशा में। क्लियर? ये बात, ये लाइन लिख रहा है, इंपॉर्टेंट है। ड्यू टू दिस एक्सेस ऑफ प्रेशर, बाहर से अंदर आएगा ना सर? ना 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 ना, देखो एक बार बताओ, जब मैंने तुमको बताया था कि हाई प्रेशर हवा जो चलती है हाई टू लो, मतलब मोशन किस तरफ सेट हुआ? हाई टू लो। तो इस तरीके से जब प्रेशर अंदर ज़्यादा है बाहर का कम है तो जो फील्ड सेट होगा, वो आपने वो हाँ घर वाला एग्जांपल वही, तो हाई टू लो की तरफ सेट होगा तो बाहर की तरफ एक प्रेशर लगेगा। समझ गए ना? मतलब अंदर जो नीचे हाई रहता है ऊपर जाएगा तो लो। हाँ, तो अंदर से दबाव बाहर की तरफ पड़ेगा। यही फोर्स की बात हो रही है। एक्सेस ऑफ प्रेशर ऑन द आउटवर्ड फोर्स एक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द ड्रॉप। अब मान लो बेटा ये इसने पानी अंदर मॉलिक्यूल ने धकेलना शुरू किया एक्सेस प्रेशर की वजह से कि मुझे रिलैक्स होने दो, मुझे मेरी एनर्जी कम करने दो, और उस वजह से ड्रॉप की जो रेडियस है वो डेल्टा आर चेंज हो गई, बढ़ गई। ड्रॉप जो है फूल गई। क्या हो गई? मतलब जब फूल फ्री हुए। हाँ फ्री ही थे, थोड़ी देर में वो नहीं, तो बढ़ कैसे गई सर हाई? क्यों भाई? एक बात बताओ, यहाँ से मॉलिक्यूल्स यहाँ जाने की चेष्टा नहीं करेंगे? अच्छा। तो जब जाएंगे तो रेडियस ही तो बढ़ेगी, क्योंकि
सपोज ड्यू टू दिस एक्सेस प्रेशर द रेडियस ऑफ द ड्रॉप इंक्रीजेस फ्रॉम आर टू आर प्लस डेल्टा आर। समझ में आया ना? अब बेटा यहाँ से यहाँ तक गए हैं मतलब क्या हुआ? एक्सपेंशन। हाँ क्या हुआ है? एक्सपेंशन। एक्सपेंशन, ठीक है ना? हाँ। किसने मतलब इस प्रेशर के अंडर में काम हुआ है। देयरफॉर द वर्क डन बाय द एक्सेस ऑफ प्रेशर इन द एक्सपेंशन ऑफ ड्रॉप, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट बेटा पहले ही बता देता हूँ, डेल्टा एक्स डेल्टा आर। कितना है? डेल्टा आर। अभी ढूंढोगे आप, इससे पहले बता दिया मैंने, डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर है। नाउ फोर्स इक्वल टू क्या पढ़ाया था मैंने? प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। यस। नाउ प्रेशर कितना है? पी है ना? एरिया कितना है ड्रॉप का? 4 पाई आर स्क्वायर। ये 4 पाई आर स्क्वायर इनटू कितना हो गया? डेल्टा आर। डेल्टा आर, समझ गए ना? ये बेटा ये जो था ये इनिशियल एरिया, ये इनिशियल एरिया था, इतना इनिशियल एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। हाँ या ना? 4 पाई आर स्क्वायर जो पहला स्फीयर का एरिया था। क्लियर हुआ? ठीक है ना? ये हो गया। ये अपने पास ये एक मिनट, हाँ ये है निकला अपना वर्क डन। ये क्या निकल गया? वर्क डन। क्लियर हुआ? नाउ इंक्रीज इन द सरफेस एरिया ऑफ द ड्रॉप। अब इंक्रीज निकालते हैं। सरफेस एरिया कितना? भाई पहले इतना था सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, और बाद में क्या हो जाएगा? 4 पाई आर प्लस डेल्टा आर का होल स्क्वायर, क्योंकि रेडियस हो जाएगी आर प्लस डेल्टा आर। तो इंक्रीज इन ड्रॉप इक्वल टू फाइनल सरफेस एरिया माइनस इनिशियल सरफेस एरिया। बेटा इसको 4 पाई आर प्लस डेल्टा आर का होल स्क्वायर ओपन करोगे जब इसको आप तो क्या आएगा? देखो 4 पाई ए स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब एरिया को डेल्टा आर अपन ने ऊपर ही मान लिया। नहीं बेटा एरिया नहीं है, चेंज इन रेडियस है डेल्टा आर, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा आर। ये देखो डेल्टा आर क्यों लिख दिया? डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर है ना बेटा, डिस्प्लेसमेंट ही तो लिखी डेल्टा आर। ठीक है मैं तो नाउ हाँ एरिया नहीं है, एरिया तो अब निकाल रहे हैं ना अपन, चेंज इन एरिया। ओके हाँ, तो क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि चेंज इन एरिया वो आता है ना, चेंज इन एरिया वर्क डन इक्वल टू सरफेस टेंशन पर यूनिट एरिया निकाला था ना। सरफेस टेंशन इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट एरिया, ऐसा कुछ आया था। हाँ वर्क बाई डेल्टा आई। चलिए तो ये आ गया, सॉल्व करें तो ये सॉल्व करो। 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 2ab 2r डेल्टा आर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर। बेटा जब ओपन करोगे तो 4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल। बेटा डेल्टा आर ये जो टर्म होता है ये बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा, और उसका स्क्वायर और भी छोटा, तो इसको नेग्लेक्ट कर दो। तो सॉल्व होने के बाद 4 पाई का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ। 4 पाई 2 जा कितना? तो कैंसिल हो गया बेटा कैंसिल ऐड करने के बाद किया मैंने, डायरेक्ट कर दिया। ओपन तो करोगे तो इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा ना। नहीं है समझ में? ओपन करो चलो। 4 पाई इंटू आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 4 पाई डेल्टा आर स्क्वायर। ऑब्वियसली तभी तो आएगा, वो मैंने डायरेक्टली आपको समझा दिया था। समझ में आ गया? तो यहाँ पे आएगा कितना? 8 पाई आर डेल्टा आर आ गया। ये आ गया, ये आ गया चेंज इन एरिया। क्या आ गया? चेंज इन एरिया। समझ में आ गया ना? ये चीज़ को कैंसिल कर दिया क्योंकि ये बहुत वेरी स्मॉल थी। तो ये आ गया अपना चेंज इन एरिया। ठीक है, अब ये चेंज इन एरिया आ गया है। अब क्या करते हैं इसका? इससे एनर्जी निकालेंगे। यस अब देखिए तो इंक्रीज इन द सरफेस एनर्जी, इंक्रीज इन द सरफेस एनर्जी। ओके देखिए आपको याद होगा वर्क डन मैंने बताया था, वर्क डन इज इक्वल टू होता है सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाई चेंज इन एरिया। यस और नो? सरफेस टेंशन मल्टीप्लाई बाई चेंज इन एरिया। तो अब यहाँ पे एक्चुअली एरिया क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है ना फाइनली। तो ये भी क्या होगा? इंक्रीज तो होगा, क्योंकि एरिया में जो चेंज हो रहा है वो इंक्रीज हो रहा है। तो ये जो एनर्जी आएगी वो इंक्रीजिंग मोड में आएगी। तो हम लिख सकते हैं दिस इज इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी, दैट इज इक्वल टू सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाई इंक्रीज इन एरिया सरफेस एरिया। तो बेटा सरफेस टेंशन टी ले लो और इंक्रीज इन एनर्जी कितनी होगी? 8 पाई आर डेल्टा आर। क्लियर हो गया? ये क्या आ गया? इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी। क्लियर है? अब ये जो हमारे पास आया है ये किसका एक्सप्रेशन है? वर्क का। इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी वर्क का है। और वर्क का एक और एक्सप्रेशन हम लोगों ने निकाला किस फॉर्म में? P 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा आर। निकाला कि नहीं निकाला? तो दोनों एक्सप्रेशन इक्वल होंगे क्योंकि दोनों ही तो एनर्जी हैं। तो प्रेशर की फॉर्म में जो एनर्जी बनी है वो बनी है P इंटू 4 पाई आर स्क्वायर
इंटू डेल्टा आर, बोलो यस। यस सर। और जो हमने निकाला सरफेस टेंशन की फॉर्म में वो कितनी निकली है, टी मल्टीप्लाई बाई चेंज इन एरिया 8 पाई आर डेल्टा आर, बोलो यस और नो। डेल्टा आर से डेल्टा आर कैंसिल, क्लियर हुआ। आर से एक आर कैंसिल, क्लियर हुआ। नाउ प्रेशर इज इक्वल्स टू, बेटा यहाँ पे 8 बचा, पाई से पाई भी कैंसिल कर दो, ओके 8 टी सरफेस टेंशन अपॉन कितना यार, अपॉन यहाँ से जाएगा 4 और एक आर भी बचा है, आर 4 से कैंसिल कर दो 2 को, आंसर सरफेस टेंशन पी इक्वल टू 2t बाई आर। ये है हमारा रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, क्लियर हो गया। तो ये है सरफेस टेंशन का रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, ओके। हाँ देखिए चलिए, तो ये आ गया इसका, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन P इक्वल्स टू 2t बाई आर। तो याद रखिएगा बेटा कि जो लिक्विड के अंदर, लिक्विड ड्रॉप के अंदर जो प्रेशर होता है, जो एक्सेस प्रेशर बनता है इसके अंदर P इक्वल टू कितना होता है 2t बाई आर। ये डायरेक्टली इस पे न्यूमेरिकल भी आता है कई बार, है ना। किसकी बात मैं कर रहा हूँ, ड्रॉप की, किसकी बात कर रहा हूँ मैं। और एक बात और मैं बताऊंगा आपको बच्चों, ड्रॉप में कितनी फ्री सरफेस होती है, एक फ्री सरफेस। क्यों, अंदर तो पूरा पानी भरा है ना, ये पूरा पानी भरा हुआ है ड्रॉप में, तो उसका हवा के साथ कांटेक्ट कितने बार हो रहा है, एक बार। तो ड्रॉप में कितनी फ्री सरफेस होती है, एक फ्री सरफेस। मतलब सरफेस टेंशन केवल एक लेयर पे ही काम करेगा। अब मैं उसकी बात करता हूँ, हाँ यस बस। अब मैं बबल की बात कर रहा हूँ, बबल की। तो बबल में कितनी फ्री सरफेस होंगी, 2। बबल में कितनी फ्री सरफेस, 2। कैसे देख लो, ये बबल है, मतलब बबल के अंदर भी एयर है, बाहर भी एयर है, और बीच में क्या है, लिक्विड फिल्म है। तो एक सरफेस टेंशन अंदर से काम करेगा और एक सरफेस टेंशन बाहर से काम करेगा, क्योंकि 2 फिल्म है ना, समझ गए ना। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। फिल्म में कैसे अच्छा वो एक सरफेस टेंशन अंदर से, वही बुलबुले जैसा जो अपन ने खींच के बनाया था। तो एक अंदर से सरफेस टेंशन काम करेगा, एक तो नेट इस पे अगर इस हवा भर से फूल जाता है। हाँ इस पे हम टी मान रहे थे, इस पे हम कितना मानेंगे 2t, कितना मानेंगे, बस इतना ही फर्क है, बाकी कुछ नहीं है ना। वहाँ टी मान रहे थे, यहाँ पे क्या मानेंगे 2t। चलिए आइए करते हैं। तो टॉपिक है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ बबल, ओके। लिखा हुआ है ए बबल हैज 2 surfaces because air inside it, one side and another, one inside and another outside। क्लियर हुआ। 2 सरफेस होती हैं, एक अंदर होती है, एक बाहर होती है। लेट द रेडियस ऑफ अ बबल बी आर, आर रेडियस लीजिए। ड्यू टू एक्सेस प्रेशर P in it, an outward force act on the surface of the bubble। बिल्कुल वैसे ही जो एक्सेस प्रेशर जैसे पीछे लगता था, है ना। तो एक्सेस प्रेशर के कारण अंदर हाई प्रेशर और बाहर लो प्रेशर, तो क्या होगा, एक बाहर की तरफ फोर्स काम करना शुरू कर देगा, है ना। फिर से पढ़ूंगा। लेट द रेडियस ऑफ द बबल बी आर, ड्यू टू एक्सेस ऑफ प्रेशर P इन इट, एन आउटवर्ड फोर्स एक्ट्स ऑन द सरफेस ऑफ द बबल। वही लाइन है भाई जो पुराना पढ़ा, उसमें भी बाहर काम करता था, इसमें भी बाहर काम करेगा, ओके। दिस इज बैलेंस्ड बाय द फोर्स ड्यू टू द सरफेस टेंशन, और ये सरफेस टेंशन के फोर्स की वजह से बैलेंस होगा, ओके। सपोज ड्यू टू द एक्सेस प्रेशर P, लेट द रेडियस ऑफ द बबल इंक्रीजेस फ्रॉम R टू डेल्टा आर। बिल्कुल सेम टू सेम, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस। तो प्रेशर है P, एक्सेस प्रेशर P, एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, उसके ऊपर डिस्प्लेसमेंट कितना, डेल्टा आर। सेम टू सेम डायग्राम, यस की नो, ओके। ये हो गया सेम टू सेम। नाउ चेंज इन एरिया, बस कितना करना क्या है, पिछले बार आप जो कर रहे थे 4 पाई आर प्लस डेल्टा आर का स्क्वायर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर कर रहे थे। ये एक लेयर का एरिया था, आपको केवल यहाँ 2 लगा लेना है। तो पिछले बार ये सॉल्व करने पर आपका आया था 8 पाई आर डेल्टा आर, तो इस बार 8 2 कितना हो जाएगा 16, तो बस भैया 16 आ गया, 16 पाई आर डेल्टा आर, ओके। नाउ चेंज इन सरफेस एनर्जी क्या बताया भाई, डेल्टा W इज इक्वल्स टू डेल्टा T मल्टीप्लाइड बाई एरिया, यही बताया था। होता है कि नहीं होता, सॉरी उल्टा बोल गया, T इंटू डेल्टा है, T इंटू डेल्टा ए। तो इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी दैट इज इक्वल्स टू T मल्टीप्लाई बाई चेंज इन एरिया, ये आया है, हो गया। नाउ दिस इज सरफेस एनर्जी W। अब ये जो सरफेस एनर्जी है किसके इक्वल है, इसके इक्वल है ना। ये भी तो वर्क डन ही तो है, फिर भूल गए आप। अरे वर्क डन नहीं तो सरफेस एनर्जी में चेंज किया है, ये भी तो चेंज इन सरफेस एनर्जी ही थी, है ना। चेंज इन वर्क डन ही तो था, डेल्टा W ये भी तो था। तो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो दोनों को इक्वल कर दिया,
इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी इज ड्यू टू एक्सेस ऑफ द प्रेशर। तो एक्सेस प्रेशर ने जितना वर्क किया उतना ही तो सरफेस एनर्जी में चेंज हुआ है। यस सर। समझ गया ना? हाँ। भाई ये एजेंट है करने वाला और ये स्टोर्ड एनर्जी हो गई इतनी एक तरीके से चेंज इन एनर्जी, वर्क डन। ओके, नाउ P इंटू 4πr² डेल्टा आर, ये वाला वर्क डन इक्वल टू T इंटू 16πr डेल्टा आर। बोलो हाँ, क्लियर हुआ? यस सर। यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा आ गया है और पिछले बार 2T/r बच रहा था, इस बार क्या बचेगा 4T/r। डन, क्लियर? यस सर। चलिए नोट कीजिए। ओके, नोट कीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन नंबर 1। स्टेट एंड प्रूव बर्नौलीज थ्योरम एंड प्रूव इट, है ना? पहले ही बता रखा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बर्नौलीज थ्योरम क्या कहती है? देखिए बर्नौलीज थ्योरम, व्हेन अ नॉन विस्कस एंड इनकम्प्रेसिबल लिक्विड फ्लो, मतलब वही आइडियल फ्लूइड, नॉन विस्कस हो और इनकम्प्रेसिबल हो, मतलब फ्रिक्शन ना करे और कंप्रेसिबल ना हो। समझ गए ना? लिक्विड फ्लोज थ्रू अ ट्यूब इन स्ट्रीमलाइन कंडीशन दैट transverse cross section, then at transverse cross section the sum of pressure energy, potential energy and kinetic energy per unit volume or per unit mass of the liquid remains constant। इस लाइन का मतलब समझिए, आप इस लिक्विड फ्लो सेक्शन के किसी भी पॉइंट पर पहुंच जाएं, चाहे यहाँ पर, चाहे यहाँ पर, चाहे कहीं पर, 3 तरीके की एनर्जी होती है। जैसे मान लो आप 2 पॉइंट ले लिए, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट ये, समझ में आ गया? तो इन दोनों पॉइंट पर 3 तरीके की एनर्जी, यदि मान लीजिए इन पहले पॉइंट का नाम ए है, तो नंबर 1 प्रेशर एनर्जी एट पॉइंट ए। कौन सी एनर्जी? प्रेशर एनर्जी। प्रेशर एनर्जी एट पॉइंट ए। तो मैं इसको लिख देता हूँ PE एट ए प्लस इस पॉइंट पर प्रेशर एनर्जी, 3 एनर्जी होती है लिक्विड की, एक होती है प्रेशर एनर्जी, दूसरी इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी, क्यों जमीन से हाइट पर है ना कुछ ना कुछ, तो प्लस पोटेंशियल एनर्जी P डॉट ई कर लो इसको, है ना, एट पॉइंट ए, प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए। तीनों एनर्जी आ गई। मान लो काइनेटिक कैसे हो जाएगी सर? काइनेटिक, पानी बह रहा ना, फ्लो कर रहा ना, तो मॉलिक्यूल्स की तो होगी वेलोसिटी, रुका होता तो ना होती। हाँ सर। तो काइनेटिक एनर्जी, मान लो ये टोटल एनर्जी का सम आ रहा है 50, कितना आ रहा है 50। तो आगे पॉइंट पे जाओगे तो बी पॉइंट पर भी जो टोटल तीनों एनर्जी का सम होगा वो भी कितना बना रहेगा, 50 ही बना रहेगा। समझ गए? तो यहाँ पर अगर आप जाओगे तो हम लिखेंगे प्रेशर एनर्जी एट पॉइंट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी, ये भी कितना होगा 50। मतलब टोटल एनर्जी का सम हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट। क्लियर हुआ? हाँ सर। क्लियर है? टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है। मतलब होगा क्या, अगर एक घट जाएगी तो एक बढ़ जाएगी। जैसे यहाँ देख रहे हो आप, यहाँ से यहाँ जा रहे हो तो यहाँ से यहाँ जाने पर पोटेंशियल बढ़ गई है, कुछ देखो हाइट तो बढ़ गई है, तो मतलब इस पॉइंट पर पोटेंशियल बढ़ गई है, मतलब काइनेटिक क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो एनर्जी में एडजस्टमेंट होता रहेगा मगर टोटल वही रहेगी। समझ में आ गया ना? तो ये स्टेटमेंट यही कह रहा है कि व्हेन अ नॉन विस्कस इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लोज थ्रू अ ट्यूब इन स्ट्रीमलाइन कंडीशन देन एट ट्रांसवर्स सेक्शन द सम ऑफ द प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और पर यूनिट मास ऑफ द लिक्विड रिमेन्स कांस्टेंट। क्लियर? अब चलिए प्रूफ की बात करते हैं। लाइट बंद कर दो बेटा। प्रूफ, ओके। सपोज एन इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस लिक्विड इज फ्लोइंग थ्रू अ ट्यूब XY। मान लीजिए आपके पास कोई ट्यूब XY है, इसमें एक लिक्विड फ्लो कर रहा है ऑफ नॉन यूनिफॉर्म बोर। नॉन यूनिफॉर्म मतलब यहाँ पे ये पतला है और यहाँ पे ये मोटा है, ठीक है ना? ऑफ नॉन यूनिफॉर्म बोर। बोर मतलब क्या? बोर मतलब गहराई, है ना? नॉन यूनिफॉर्म, एक ये मतलब एक जो बोर होता है ये यूनिफॉर्म बोर है, मतलब एक जैसा डायमीटर है, ये डायमीटर एक जैसा हर जगह, हाँ है ना? अब ये देखो इसका डायमीटर पहले छोटा था, तो उसमें तो यही होता, ऊपर छोटा रहता है, नीचे बढ़ता जाता है। हाँ, बट ये जो डायमीटर है इसका बढ़ता जा रहा है। समझ गए ना? ये डायमीटर इसका बढ़ता जा रहा है। तो ऑफ नॉन यूनिफॉर्म बोर इट्स फ्लो इज स्ट्रीमलाइन। तो ये स्ट्रीमलाइन फ्लो दिया गया है, ये आपको अलग अलग लाइंस दिख रहे हैं, स्ट्रीम लाइंस। ओके, द एरियाज ऑफ दिस सेक्शन आर A1 एंड A2 रिस्पेक्टिवली। इस पॉइंट का एरिया कितना है, A1, और इस पॉइंट का एरिया कितना है, A2। एट सेक्शन A द वेलोसिटी ऑफ द फ्लो ऑफ द लिक्विड इज V1। इस पॉइंट पर वेलोसिटी जो है लिक्विड की V1 है और प्रेशर कितना है, P1। तो प्रेशर P1, वेलोसिटी V1 और हाइट कितनी, H1। समझ गया ना? हाइट कितनी, H1। क्लियर हो गया? एट द सेक्शन B प्रेशर P2 है, हाइट है H2 और वेलोसिटी कितनी, V2। क्लियर हुआ? सही है ना? तो ये हो गया, ये डायग्राम अभी काम का, इसको नहीं हटा रहा हूं मैं।
द करस्पॉन्डिंग क्वांटिटीज आर P2 V2 है ना, V2 एंड P2 कहाँ पर, सेकेंड वाले पर, सेकेंड वाले पर जो करस्पॉन्डिंग क्वांटिटीज हैं वो है P2 और V2। इधर पे प्रेशर है P2 और जो वेलोसिटी आ रही है वो कितनी है, V2। क्लियर हो गया, ओके। ऑल्सो एट द हाइट A एंड B आर अबव द ग्राउंड आर H1 एंड H2। तो जो पहला वाला पार्ट है उसकी जो हाइट है ये यहाँ पे है H1, ओके, और यहाँ पर जो हाइट कितनी है वो है H2, ठीक है ना, दो हाइट हो गई आपकी H1 और H2, ओके, H1 H2 रिस्पेक्टिवली। एंड D इज द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, जो इसके अंदर डेंसिटी जा रही है वो क्या है, D है, वो तो फ्लूइड की होगी कोई ना कोई डेंसिटी। चलिए तो पहले पॉइंट पर प्रेशर निकालते हैं, वेरी सिंपल, P1 इक्वल टू F1 इक्वल टू P1 इंटू A1, क्योंकि प्रेशर इक्वल टू यार फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया। क्लियर, क्लियर। अब निकालते हैं वर्क डन, कितनी प्रेशर, कितने प्रेशर को इससे देने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ओके। तो हमको निकालना है वर्क डन इन ईच सेकेंड, वर्क डन इन ईच सेकेंड। तो कल मैंने आपको बताया था कि एक सेकेंड के लिए जो वेलोसिटी होती है वही डिस्प्लेसमेंट होती है, याद आया, एल के बराबर, हाँ, डिस्टेंस जो होती है वो वेलोसिटी की इक्वल होती है, मतलब डिस्टेंस की जगह हम किसका यूज करते हैं एक सेकंड के लिए, वेलोसिटी का। तो फॉर्मूला वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस, एक सेकंड के लिए डिस्टेंस क्या होती है, वेलोसिटी, तो हो जाएगा P1 A1 इंटू कितना, V1। क्लियर हुआ, P1 A1 इंटू V1, क्लियर। नाउ ये प्रेशर एनर्जी हो गई, क्या हो गई है, ये फोर्स को चेंज कर लिया ना अपन ने, हाँ, ये ऊपर वाले से P1 A1 ऊपर से फोर्स की वैल्यू, समझ में आया ना, उसको नंबर 1 ले तो इससे चेंज कर लिया है ना। अब ये क्या हुआ है, इनपुट एनर्जी, क्या हो गई है, कौन सी एनर्जी, प्रेशर एनर्जी, प्रेशर। अब आउटपुट प्रेशर एनर्जी निकालते हैं, बिल्कुल सेम टू P2 A2 V2, P2 A2 V2, वर्क डन जो होगा। सिमिलरली द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द लिक्विड टू कमिंग आउट एट सेक्शन बी ईच सेकेंड, तो हर सेकेंड में जो प्रेशर एनर्जी जनरेट होगी इसकी कितनी होगी, W इक्वल टू इतना। क्लियर हुआ, नाउ बेटा यहाँ से जो है, यहाँ से W1 अमाउंट लेकर के प्रेशर फ्लूइड घुसा और यहाँ से W2 अमाउंट लेकर के बाहर निकला, यहाँ पर लेकर के घुसा W1 और बाहर निकला कितनी अमाउंट एनर्जी, W2 से। तो कितना अंदर प्रेशर एनर्जी कितनी डिस्ट्रीब्यूट किया, अमाउंट ऑफ वर्क डन इक्वल टू डेल्टा W इक्वल्स टू, हाँ वही, डेल्टा W इक्वल टू W1 माइनस W2, समझ में आया ना। ये मतलब ये टोटल वर्क डन हुआ P1 A1 V1 माइनस P2 A2 V2। क्लियर हो गया, P1 A1 V1 माइनस P2 A2 V2। क्लियर, ये टोटल एनर्जी है, टोटल वर्क डन है जो अंदर इस लिक्विड को यहाँ से लेके यहाँ तक फ्लो करने के लिए यूटिलाइज हुआ है। आया समझ में भाई, इनपुट प्रेशर एनर्जी आपने दी थी, आउटपुट प्रेशर एनर्जी आपने निकाल ली। अब इन दोनों का जो एनर्जी का डिफरेंस है वही तो यूटिलाइज होगा फ्लो करने के लिए, कि नहीं होगा, नहीं होगा क्या, यस। तो ये अपने पास आ गया P1 A1 V1 माइनस P2 A2 V2, यस और नो, क्लियर। नाउ बट फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी हम जानते हैं कि A1 V1 इक्वल टू A2 V2। तो बाय द कंडीशन ऑफ कंटिन्यूटी हम जानते हैं कि A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2 होता है, वेयर A1 V1 और A2 V2 इज द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग इन ईच सेकेंड थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन। ठीक है, ये क्या होता है, ये तो अपन को पता है ना, A1 V1 A2 V2 क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग थ्रू ईच सेक्शन, ईच सेक्शन पर सेकेंड। चलिए अब मास निकालते हैं बेटा, मास अपन ने पढ़ाया था, तो मास इक्वल टू होता है A1, मास इक्वल टू होता है वॉल्यूम इंटू कितना, डेंसिटी, यस और नो। वॉल्यूम इक्वल टू बताया था मैंने A इंटू एल इंटू डेंसिटी, और L किसके इक्वल होता है, V के इक्वल। तो यहाँ पे आ जाएगा A1 V1 इंटू रो, और अभी आपने देखा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से A2 V2 इक्वल है A1 V1 की, तो इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, A2 लिख दिया ना वॉल्यूम को, बेटा लेंथ कोई वॉल्यूम V कर दिया ना, स्पीड एक सेकंड के लिए लेंथ, और हाँ एरिया इंटू लेंथ, सही है। A2 V2 बन गया ये इंटू रो, A2 V2 इंटू रो। क्लियर हो गया, तो मतलब जो मास पर सेकेंड बाहर निकल रहा है वो कितना है, M इक्वल टू A1 V1 रो इक्वल टू A2 V2 रो। तो यहाँ से A1 V1 और A2 V2 किसके इक्वल आएगा, M अपॉन रो के, M अपॉन रो के। तो जो अपने पास A1 V1 और A2 V2 आया वो M अपॉन रो आएगा, तो यहाँ पे M अपॉन रो कर दो तो क्या बन जाएगा बेटा अपने पास, वर्क डन इक्वल टू आ जाएगा P1 मल्टीप्लाइड बाई M अपॉन रो माइनस P2 मल्टीप्लाइड बाई M अपॉन रो। आएगा कि नहीं आएगा, बन गया ना, ये वर्क डन आ गया। P1 मल्टीप्लाई बाई M अपॉन रो, P2 मल्टीप्लाइड बाई M अपॉन रो। बेटा M अपॉन रो कॉमन ले लो, P1 माइनस P2
इंटू एम अपॉन रो। क्या आ गया ये बेटा? वर्क डन आ गया। क्लियर हुआ? हाँ सर। ये अपना वर्क डन आ गया। कौन सा वर्क डन? जो इसके अंदर पाइप के अंदर यूटिलाइज हुआ है, समझ गया ना? प्रेशर की वजह से P1 और P2 के चेंज की वजह से जो वर्क डन यूटिलाइज हुआ है वो आ गया वर्क डन। क्लियर? यस सर। ठीक है ना? अब देखिए भाई, अब हम निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी का चेंज। अब हम क्या निकालते हैं? पोटेंशियल एनर्जी का चेंज। द पोटेंशियल एनर्जी बेटा नीचे कम थी और ऊपर ज़्यादा हो गई, क्योंकि नीचे की हाइट h1 थी, ऊपर की हाइट क्या है? h2। तो चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड, the potential energy of the liquid flowing per second at A is mgh1 and B at mgh2। तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, तो पोटेंशियल एनर्जी का इंक्रीज कितना हुआ? देखो mgh2 माइनस mgh1 दैट इज इक्वल टू mgh2 माइनस h1। समझ गया ना? अब काइनेटिक एनर्जी का चेंज निकाल लो। अब काइनेटिक एनर्जी का चेंज कितना होगा? हाफ mv1 स्क्वायर यहाँ पे और यहाँ पे हाफ mv2 स्क्वायर। तो चेंज कितना हो जाएगा? इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द लिक्विड दैट इज इक्वल टू हाफ mv2 स्क्वायर माइनस हाफ mv1 स्क्वायर। क्लियर? तो हाफ mv2 माइनस v1 का स्क्वायर। देखो अब ध्यान से, अब ये चीज है, देखो भाई, जो टोटल वर्क डन है, वो जो टोटल वर्क डन है जो आपने किया है, कहाँ पे? ये जो निकला था ये चीज, ये था टोटल वर्क डन था। तो ये जो टोटल वर्क डन था, इसी प्रेशर ने ही तो काम करवाया। मतलब ये जो प्रेशर वर्क डन ऑन द लिक्विड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से जो वर्क डन आपने किया है वो किस में बटेगा? पोटेंशियल एनर्जी में और काइनेटिक एनर्जी में। तो वर्क डन ऑन द लिक्विड इक्वल टू इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है नो? आ गया समझ में ना? तो टोटल वर्क डन कितना निकला है? P1 माइनस P2 m बाई रो। नहीं निकला क्या? निकला है। यही तो निकला है भाई। कॉन्फिडेंस में बोलो यस सर। यस सर। सॉरी ये वाला निकला है ना? और यही वर्क डन जाएगा, एक्सपेंड होगा किसमें? mgh2 माइनस mgh1, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बोलिए यस। m से m क्या हो गया? कैंसिल। क्या बना? P2 माइनस P1 माइनस P2 अपॉन रो इक्वल टू P1 माइनस P2 अपॉन रो। यहाँ लिख देता हूँ P1 माइनस P2, रो कहाँ गया? बेटा ऊपर चला गया, ये देखो ऊपर पहुँच गया, अपॉन रो इक्वल टू G ब्रैकेट में H2 माइनस H1 प्लस हाफ ऑफ V2 स्क्वायर। रुको, मैंने रो नहीं भेजा ना, मैं भेजता हूँ अगले स्टेप में, माइनस V1 स्क्वायर। अभी तो रो नीचे ही बैठा है ना। अब रो को यहाँ भेजोगे तो रो जी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? रो बाई 2। तो ये बन गया। समझ में आया कि नहीं? रो बाई 2 कैसे हो जाएगा? क्यों? रो नीचे जाएगा तो मल्टीप्लाई तो दोनों में होगा ना, इसमें होगा इसमें भी होगा। क्लियर की नॉट क्लियर? आ गया? हाँ। अब इसको फोड़ लो बेटा, इसको फोड़ लो। अगर आप इसको फोड़ लोगे तो क्या बन जाएगा? देखो P1 माइनस P2 इक्वल टू रो जी H2, बोलो हाँ, माइनस रो जी H1, ठीक है ना, प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 का स्क्वायर। क्लियर हुआ? ये नोट लिखो इसमें, कॉपी में अपनी, उसमें बुक में लिखो ये चीज़ फोड़ने के बाद। यहाँ लिख लो रो 1 माइनस रो 2 इक्वल टू, उसको ओपन कर दो, क्या होगा सोचो, इससे देखो। रो जी एच, हाँ रो जी H2, एम से एम कैंसिल हो गया ना, रो जी H2 P1 माइनस P2 है तो ना? हाँ P1 माइनस P2 ही है। अच्छा गलती से रो बोल गया मैं। P1 माइनस P2 इक्वल टू रो जी एच, रो जी H2, रो जी डेल्टा एच नहीं लिख देंगे इसको? नहीं उसको डेल्टा एच मत करो, नहीं नुकसान हो जाएगा। रो जी H2 रो जी H2 माइनस रो जी H1, रो जी H1। अब फिर क्या आएगा यहाँ पे? हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर। मेरे को समझ नहीं आ रहा सर। क्या मल्टीप्लाई करो ना यार, जस्ट यार 1/2 रो है उसको V1 V2 से बस मल्टीप्लाई कर दो, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, हाफ रो V2 क्यों हो जाएगा प्लस? पहला हाँ प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर और माइनस सेकंड वाला माइनस हो जाएगा ना। आया समझ में? आगे समझ में? हाँ सर। ओके और भी है अभी पीछे? हाँ है ना, हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर। ओके यस। तो देखिए कहाँ तक बन गया था, मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ तक आ गए थे आप। देखिए जो लिखा आपने, रो P1 माइनस P2 इक्वल टू रो जी H2 माइनस रो जी H1 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर। अब आप एक काम करिए, P1 वाली पार्टी को एक तरफ कर लो, P2 वाली पार्टी को एक तरफ कर लो। तो मैं कर रहा हूँ यहाँ देखो स्क्रीन पे, P1 ये बैठा हुआ है, इसको इधर लेके आओ बेटा, प्लस रो जी H1 1 1 को एक तरफ कर लो, ये आ गया इधर,
हाँ सर। आ गया। ये देखो इसको इधर लेके आ जाओ, प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर आ गया, हाँ इक्वल टू इधर कौन कौन बचा बेटा, माइनस P2 उस तरफ जाएगा तो प्लस P2 प्लस रो GH2 हाँ रो GH2 प्लस 1/2 रो V2 का स्क्वायर। यस और नो? देखो कैसी एक्सप्रेशन दिख रही है, बस सबस्क्रिप्ट चेंज हो रहे हैं, हाँ। बाकी सब कुछ सेम है। सेम है। मतलब प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, क्या है ये, पर यूनिट वॉल्यूम। क्यों है अभी बता देता हूँ। देखो वैसे पोटेंशियल एनर्जी आपकी क्या होती है, P इक्वल टू mgh होती कि नहीं होती है, हाँ सर। पर यूनिट वॉल्यूम में वॉल्यूम का डिवाइड करना पड़ेगा। हाँ। मास अपॉन वॉल्यूम को ही अपन क्या बोलते हैं, डेंसिटी। डेंसिटी। तो क्या बन जाएगा, रो GH बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, हाँ सर। बन जाएगा ना। हाँ। मतलब ये क्या है, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल टू सेकेंड हाफ की Potential- प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो वही जैसे वो करते थे m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। मतलब लेफ्ट साइड का टोटल एनर्जी राइट साइड के टोटल एनर्जी के क्या है, इक्वल। एक बार और बता दो सर, कौन सा वाला, ऊपर वाला। देखो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh। हाँ अगर आप वॉल्यूम का डिवाइड कर दोगे तो मास अपॉन वॉल्यूम क्या बन जाता है, डेंसिटी। ठीक है। तो बन जाएगा रो GH। समझ में आ गया ना। ठीक है सर। तो ये थी पोटेंशियल एनर्जी, बट जब आपने रो से डिवाइड कर दिया तो क्या बन गई, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये क्या है, ये है प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर। ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। समझ में आया कि नहीं आया। तो हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ये पार्ट इसके इक्वल है तो हम लिख सकते हैं कि प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का सम हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। समझ में आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, आ जाएगा। हाँ। कोई दिक्कत। हाँ तो ये हो गई अपने पास कोई प्रॉब्लम, नो सर। यानी दिक्कत। चलिए तो ये हो गया अपने पास P। कांस्टेंट क्यों मान लिया है? भाई दोनों Same चीजें है ना, सेम है ना, ठीक कोई है। m1 v1 प्लस m2 v2 ठीक है। तो कांस्टेंट हो गया। क्लियर है, हटा दिया है और सिंपल फॉर्म में लिख दिया। यस एग्री। हाँ सर। चलो अब कह रहा फॉर यूनिट मास, अब यूनिट मास के लिए, मास को 1 रख दो। ठीक ना, मास तो है ही नहीं इसमें सब में, हाँ, है ही। मास तो यहाँ पर है ही नहीं है ना। तो यूनिट मास के लिए अगर अपन को इसको डिड्यूस करना है तो एक काम करते हैं, देखो यूनिट मास के लिए आपको डिड्यूस करना है तो आप कैसे डिड्यूस करोगे। देखो इसको थोड़ा सा मेरे को अलग से बताना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे बस ये आपके पास जो है ये किसके लिए है बेटा, ये वॉल्यूम के लिए है। किसके लिए है, यूनिट वॉल्यूम के लिए, पर यूनिट वॉल्यूम। प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितनी होती है, P। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितनी होती है, रो GH। और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होती है हाफ रो V स्क्वायर। अगर इनका वॉल्यूम टर्म दे दिया जाए, इनका वॉल्यूम टर्म दे दिया जाए तो देखो क्या सिचुएशन बनेगी। ये बन जाएगा PV, क्योंकि टोटल एनर्जी होती है PV, तो पर यूनिट वॉल्यूम के लिए V से V को डिवाइड कर दिया था तो P बन गई थी। तो V वॉल्यूम के लिए जो एनर्जी बनेगी वो क्या बनेगी बेटा, PV। बोलो यस। प्लस इसमें V का डिवाइड किया था, V वापस दे दोगे तो क्या बन जाएगी, mgh बन जाएगी, नहीं बनेगी। यस सर। इसको m वापस दे दोगे, इसको V वापस दे दोगे वापस देंगे तो क्या बन जाएगा, हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर। हाफ mv स्क्वायर। समझ में आया ना। m हाँ m वापस क्यों दे दिया? भाई हमने तो V वापस दिया ना, तो रो इंटू V तो m हो गया ना। हाँ ठीक है। हमने वॉल्यूम का मल्टीप्लाई पूरे में कर दिया हाँ सर। तो ये बन गया PV, ये बन गया mgh। अच्छा रो इनटू वो v के V कर बराबर दिया ना, है। हाँ V वॉल्यूम की एनर्जी। ठीक ये पर यूनिट वॉल्यूम थी, हमें कहाँ पे जाना है, पर यूनिट मास पे जाना है, पर यूनिट मास पे। क्लियर। अब ये कह रहे हैं पर यूनिट मास निकालो, तो अब सब में ये टोटल एनर्जी है, मास अब का पर divide यूनिट कर दो। मास का डिवाइड कर दो, m क्लियर। m से m कैंसिल। क्या बच गया, देखो हाफ V स्क्वायर बचा, m से m कैंसिल। m से m कैंसिल। अब देखो ये क्या बचा है, V अपॉन m। V अपॉन m को क्या बोलते हैं, 1/रो, 1/रो। भूल गया क्या, डेंसिटी। डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास, ये रो चल रहा है तो डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो हमको क्या चाहिए, V/m, तो इसको पलट दो तो V/m क्या बन जाएगा, 1/रो। तो जहाँ पे V/m है वहाँ पे क्या जाएगा, 1/रो। तो ये बन जाएगा P अपॉन रो प्लस हाफ V स्क्वायर प्लस G इंटू H इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट। समझ में आया, कोई दिक्कत, ठीक है ना। इस टर्म को बोलते हैं प्रेशर हेड, इस टर्म को बोलते हैं वेलोसिटी हेड, और इस टर्म को बोलते हैं ग्रेविटेशनल हेड इक्वल टू क्या, कांस्टेंट। केवल इनके नाम है, समझ गए ना। और वैसे प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास
प्रेशर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास रिमेन्स कांस्टेंट। क्लियर है? बन जाएगा ना? स्टेटमेंट में हम यही लिख सकते हैं। यही तो लिखना है स्टेटमेंट में आपको। देखिए स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, स्टेटमेंट में यही तो आपको लिखना है। पढ़िए एक बार स्टेटमेंट। नॉन विस्कस एंड इनकम्प्रेसिबल लिक्विड गोस थ्रू अ ट्यूब इन स्ट्रीमलाइन कंडीशन देन एट ट्रांसवर्स क्रॉस सेक्शन द सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट, हाँ, पर यूनिट वॉल्यूम और पर यूनिट मास ऑफ लिक्विड रिमेन्स कांस्टेंट। हर पॉइंट पर एनर्जी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। सम तो हो ही रहा है ना सर? बिल्कुल समझ गए ना? टोटल एनर्जी क्या रहेगी इसकी? कांस्टेंट रहेगी। क्लियर है? चलिए